हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इनिशियली चैप्टर के अंदर एक पैराग्राफ, जर्नल पैराग्राफ दे रखा है, उसको रीड करेंगे। उसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियली बोल रहा है कि एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन करते हैं और फ्यूजन ऑफ गैमेट कराते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म है और साथ साथ वीवी पेरेस है, मतलब डायरेक्ट यंग वन पैदा करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इंडिविजुअल को पैदा करते हैं, एग लेइंग नहीं करते हैं। तो ये दो फीचर है। अब अब इसमें एक बता रखा है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, तो हमें ये सीक्वेंस के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को याद करना है, सीक्वेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक प्लेस करती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। तो कौन सा प्रोसेस होगा? वो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो गैमेट बनेंगे। मेल के अंदर स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल बॉडी में ओवम बनेगा, oogenesis। ठीक है, और दोनों मिला के क्या बोले जाते हैं? गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो सबसे पहले प्यूबर्टी पे गैमेट बनने शुरू होंगे, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ये बनने चालू हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या होगा कि ये जो मेल गैमेट बना है, स्पर्म, ये ट्रांसफर होके फीमेल जेनाइटल ट्रैक में एंटर करेगा, फीमेल बॉडी में एंटर करेगा। तो दूसरा प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, फीमेल बॉडी में, वेजाइना में एंटर करेगा। वो प्रोसेस क्या बोला जाता है? इंसेमिनेशन। ठीक है, मेल गैमेट का फीमेल ट्रैक में जाना, वेजाइना में एंटर करना, क्या बोला जाता है? इंसेमिनेशन। अब वो मेल गैमेट है, वो फेलोपियन ट्यूब में जाके, फीमेल बॉडी में फेलोपियन ट्यूब में जाके ओवम से फ्यूज कर जाएगा। तो तीसरा इवेंट क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो तीसरा अब बता रहा है फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का। कहाँ पे टेक प्लेस करेगा ये फ्यूजन? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इस फर्टिलाइजेशन का एंड रिजल्ट क्या होगा? लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, डाई डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, तो अभी तक के में 3 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़े। सबसे पहले तो गैमेट का बनना, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा फीमेल गैमेट का मेल गैमेट का फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होना, इंसेमिनेशन। और तीसरा फेलोपियन ट्यूब में दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हो जाना, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन का एंड रिजल्ट क्या होता है? कौन सा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है? जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है, ये डिप्लॉइड तो है, बट ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, एक सेल का ही बना हुआ है। तो अब ये फर्दर डेवलप करता करता एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, ऐसा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस में अटैच हो जाएगा। ठीक है, जाइगोट तो फेलोपियन ट्यूब में बना है, अब ये यूट्रस की तरफ मूव करेगा। तो आगे कह रहा है दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो कौन सा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जाइगोट से? ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाके अटैच हो जाएगा? अटैचमेंट हो जाएगी इसकी यूट्राइन वॉल, यूट्रस की वॉल में जाके अटैच हो जाएगा, और फिर आगे प्लेसेंटा बनाने लग जाएगा। तो यूट्राइन वॉल में इसका अटैचमेंट हो जाना क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, तो फोर्थ इवेंट होता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब फिफ्थ इवेंट आता है इसके बाद, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, की जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस की वॉल में, दीवार में, यूट्रस की इनर वॉल को क्या बोलते हैं? एंडोमेटीरियम। तो जैसे ही एंडोमेटीरियम में ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होगा, अटैच होगा, तो उसमें क्या बनने लग जाएगी? प्लेसेंटा बनने लग जाएगी। और प्लेसेंटा बनने लग जाएगी, उसके बाद 9 मंथ की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगी, उसको बोलते हैं गेस्टेशन टाइम पीरियड। ठीक है, और फाइनली जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा फीटस, तो डिलीवरी हो जाएगी उसकी, डिलीवरी ऑफ द बेबी। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। ठीक है, तो डिलीवरी को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। तो टोटल यहाँ सीक्वेंस के अंदर 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बता रखे हैं। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस में याद करने। तो सबसे पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होता है? सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता है? गैमेट बन गया, अब मेल गैमेट फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन।
उसके बाद मेल गैमेट जो ट्रांसफर हुआ है वो फैलोपियन ट्यूब में फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद अब फर्टिलाइजेशन का एंड रिजल्ट क्या बना? जाइगोट। अब वो जाइगोट यूट्रस की तरफ मूव करता हुआ आएगा और यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, उसमें सेल डिवीजन होने लग जाएगा। तो फाइनली क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट। और वो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा। तो उसका एम्बेडेड हो जाना क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन। ठीक है। अब वो जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, अब वो 9 मंथ के लिए डेवलप करेगा। तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन होगा 9 मंथ की, 9 मंथ की डेवलपमेंट होगी। और फाइनली जब ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो फिर डिलीवरी हो जाएगी। उस डिलीवरी के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने को कितने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़ने हैं सीक्वेंस में? 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है। गैमेट्स का बनना, गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट का फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होना, इंसेमिनेशन, मेल के फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का एम्बेडेड हो जाना यूट्रस की वॉल में, इम्प्लांटेशन, 9 मंथ की डेवलपमेंट चलना, गेस्टेशन पीरियड, और फाइनली फुल्ली डेवलप फीटस की डिलीवरी हो जाना, पार्चुरेशन। ठीक है। तो 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं टोटल। ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक बात और बता रखी है कि दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, कि ये कब चालू होते हैं सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट? प्यूबर्टी के बाद। तो प्यूबर्टी पे सबसे पहले कौन सा प्रोसेस चालू होता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट बनने चालू हो जाते हैं। ठीक है। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो प्यूबर्टी के बाद से ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट चालू होंगे, क्योंकि पहला इवेंट ही प्यूबर्टी से चालू हो रहा है, तो उसके बाद वाले तो उसके बाद ही टेक प्लेस करेंगे। ठीक है। आगे कह रहा है देर आर रिमार्केबल डिफरेंस हैं किसके बीच में? जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं इन मेल बॉडी और फीमेल बॉडी। ठीक है, उसमें डिफरेंस है। बट यहाँ पे अपन एक दो डिफरेंस पर्टिकुलर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बता रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। ओल्ड मेल इंडिविजुअल में भी स्पर्म फॉर्मेशन चलती रहती है। नंबर जो स्पर्म्स का है वो तो कम बनने लग जाता है, लेकिन फिर भी स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू चलती रहती है ओल्ड पर्सन में। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। लेकिन वुमेन के अंदर ओवम बनना, फीमेल गैमेट बनना कब बंद हो जाता है? अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। जो कि मेल इंडिविजुअल में थ्रू आउट द लाइफ मेल गैमेट स्पर्म बनता रहता है। ठीक है। एक ये डिफरेंस है, अपने को याद करना है। अब इसमें मेन आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो अब दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो पहले इसमें अपन पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहली बात बोल रहा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विस रीजन में। ठीक है। पेल्विस रीजन में लोकेटेड है। और क्या क्या आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? सबसे पहले तो पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी, स्पर्म बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे। अलोंग विद उस पेयर ऑफ टेस्टिस के साथ कौन होते हैं? एसेसरी डक्ट। ऐसे डक्ट जिनके थ्रू जो स्पर्म बना है टेस्टिस में वो आउटसाइड ट्रेवल करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो ऐसे ट्यूब्स हैं जो उस टेस्टिस में जो स्पर्म बना है उसको बाहर की तरफ लेके जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? एसेसरी डक्ट। अच्छा, फिर क्या होते हैं? असेसरी ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड जो बाहर जाते स्पर्म के साथ अपनी सीक्रेशन ऐड करा देते हैं, ताकि स्पर्म मोटाइल बना रहे, लिविंग बना रहे। तो कुछ अपनी सीक्रेशंस भी स्पर्म के साथ ऐड करके कुछ ग्लैंड्स भेजते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? असेसरी ग्लैंड्स। और उसके अलावा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मेल गैमेट को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कराएगा, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कौन रिप्रेजेंट करता है? मेल इंडिविजुअल में पेनिस। ठीक है। तो ये सारे मिला के क्या बोला जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। क्या क्या आया? पेयर ऑफ टेस्टिस, असेसरी डक्ट, असेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये सारे क्या किस में कवर्ड होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब इन सारों को सीक्वेंस में पढ़ना है। पहले टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर असेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है। और देखो देखो पहले थ्योरी कंटेंट पढ़ते हैं इसमें। कह रहा है टेस्टिस की पोजीशन कहाँ होती है? जो पेयर ऑफ टेस्टिस है मेल इंडिविजुअल में, उसकी पोजीशन कहाँ है बॉडी में? तो पहली बात अपने को याद करनी है, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल केविटी। ठीक है। इनसाइड नहीं है, आउटसाइड है। आउटसाइड द एब्डोमिनल केविटी।
कि अपनी एब्डोमिनल केविटी से बाहर सिचुएटेड होती हैं टेस्टिस। कहाँ पे? विद इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को? स्क्रोटम। ठीक है। जबकि फीमेल बॉडी में जो ओवरी है उनकी पोजीशन कहाँ होती है? विद इन द एब्डोमेन। ठीक है। लेकिन मेल बॉडी में टेस्टिस की पोजीशन कहाँ होती है? आउटसाइड द एब्डोमेन। ठीक है। किसके अंदर? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अच्छा, फिर स्क्रोटम हेल्प क्या करता है? तो कह रहा है स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, कि वो टेस्टिस का टेम्परेचर थोड़ा लो रखता है। कितना लो रखता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर। किससे लोअर है ये? लोअर देन दी नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, कि अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, अपने को बाहर का टेम्परेचर नहीं देखना है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर। ठीक है। और ये क्यों जरूरी है इतना बॉडी से थोड़ा टेम्परेचर कम करके रखना? ताकि स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस कर पाए, प्यूबर्टी पे स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस कर पाए, स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए। ठीक है। तो आगे लिख रखा है नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी से थोड़ा लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और उसको मेंटेन करने में कौन रोल प्ले करता है? स्क्रोटम। ठीक है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर। तो इस डायग्राम में दिखा भी रखा है कि ये जो टेस्टिस को पाउच लाइक स्ट्रक्चर कवर कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। और किसकी, इसके अंदर किसकी पोजीशन दिखा रखी है? टेस्टिस की। ठीक है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब कह रहा है, अब टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करेगा कि इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस कैसे शेप की रहती है, ये भी याद करना है, ओवल शेप। ठीक है। टेस्टिस का कैसा शेप याद करना है? ओवल शेप की रहती है। लेंथ कितनी रहती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी रहती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये डाटा है, एज इट इज याद करना है, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेंथ और विड्थ, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। और बाहर से टेस्टिस किससे कवर्ड होती है? डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है। ठीक है। कवरिंग होती है इसके चारों तरफ। अच्छा, अब इंटरनल अनाटमी बता रहा है, टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या सेल्स प्रेजेंट है, उनके बारे में बता रहा है। तो कह रहा है ईच टेस्टिस। अब अपने को ये वर्ड भी हाईलाइट करना है, ईच टेस्टिस। क्वेश्चन में लिख के आ जाएगा बोथ टेस्टिस। ठीक है। एक टेस्टिस की बात कर रहा है। ईच टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या बोले जाते हैं? हर टेस्टिस में जो होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है। अब थोड़ा इसको पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है। तो हमने बोला कि ये कोई टेस्टिस का मान लेते हैं स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ठीक है, ऐसे ये स्ट्रक्चर है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल मिलेंगे? 250। ठीक है। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या मिलेगा? ठीक है, वो देखना है। तो इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ऐसे हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा समझाने के लिए इनको थोड़ा सीधा सा ही बना रहा हूँ। ऐसे हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऐसे ये स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला, ये तो कौन से स्ट्रक्चर है? ये वाले टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स मिलेंगे? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिनको क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे? 1 to 3। ठीक है। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का फीचर क्या होता है, कि ये कैसे होते हैं? हाईली कोइल्ड। ठीक है, मैंने बनाया नहीं है हाईली कोइल्ड समझाने के लिए, बट ये कैसे होते हैं? हाईली कोइल्ड होते हैं। ठीक है। अब हमें देखना है कि इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स कौन सी होती हैं। ठीक है। तो इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, अब मैं ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपको यहाँ बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। मान लेते हैं अपन यहाँ बना लेते हैं ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड, अंदर की तरफ, दो तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है। इसके अंदर दो तरह की सेल होती है। समझाने के लिए मैं ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक ये सेल है,
ठीक है। एक क्यूबोइडल सेल होती है, मैंने थोड़ी बनाई नहीं है बट एक क्यूबोइडल सेल होती है, और एक दूसरी कोलमनार सेल होती है। ठीक है, काफी सारी नंबर में होती है बट मैं समझाने के लिए दो ही बना रहा हूँ। ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो एक क्यूबोइडल सेल है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, या इंग्लिश में बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं इसको? मेल जर्म सेल। ठीक है। और दूसरी जो कोलमनार सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। ठीक है, या इसको इंग्लिश में नर्स सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह की सेल है, किसके अंदर है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है। अब ये दोनों सेल्स क्या मेन काम करती हैं कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, मेल जर्म सेल है, प्यूबर्टी पे ये वाली सेल कौन सा डिवीजन करती है? मियोसिस करती है। और किसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है? स्पर्म की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। ठीक है। अच्छा, ये जो सर्टोली सेल है ये क्या काम करती है? ये सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये जो स्पर्म बनने लग रहे हैं ना, उन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन कौन देगा डेवलप होने के लिए? सर्टोली सेल। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल। और स्पर्म बनाता कौन है? स्पर्मेटोगोनिया सेल। ठीक है, कौन से डिवीजन के अंडर को जाती है? मियोसिस के अंदर। ठीक है, दोनों ही सेल ये कैसी हैं? डिप्लॉइड, 2n की सेल है, सर्टोली सेल भी और स्पर्मेटोगोनिया। जबकि ये स्पर्म बनाती है वो कैसा बनाती है? हैप्लॉइड, n का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है। तो ये तो अपन ने दो सेल्स पढ़ी, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। कहाँ है ये? इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। लेकिन देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर भी तो स्पेस है, ये बाकी बीच का अंदर का सारा स्पेस है ना, ये वाला स्पेस है सारा, ये वाला स्पेस है। ठीक है, जहां मैं ब्लैक मार्किंग कर रहा हूँ। तो इस स्पेस को क्या बोलते हैं? ये वाला जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर स्पेस बच जाता है, ये वाला क्या बोला जाता है? इंटरस्टीशियल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भी, इसके अंदर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स। ठीक है, ये कौन सी सेल्स हैं? लीडिंग सेल्स। ठीक है, या इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में है ना, बीच के स्पेस में, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। अब ये लीडिंग सेल क्या करती हैं? प्यूबर्टी के बाद से ये लीडिंग सेल मेल सेक्स हार्मोन बनाना चालू करती हैं। मतलब कौन सा हार्मोन बनाना चालू करती हैं? टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम क्या भी बोल देते हैं? एंड्रोजन। ठीक है, तो ये लीडिंग सेल है। तो पहले तो अपने को लीडिंग सेल की पोजीशन पता होनी चाहिए, कहाँ पे है वो? इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। क्या काम करती हैं? हार्मोन बनाती हैं। कौन सा हार्मोन बनाती हैं? मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, या जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। ठीक है। फिर ये टेस्टोस्टेरोन इस स्पर्मेटोगोनिया को, अंदर जो सेल है ना स्पर्मेटोगोनिया, इसको एक्टिवेट करता है और बोलेगा क्या फॉर्मेशन करो? स्पर्म की फॉर्मेशन करो। ठीक है। तो ये वाला टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये कौन से प्रोसेस में हेल्प करता है फाइनली? स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये हार्मोन बनेगा, उसके बाद कौन सा प्रोसेस चालू हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वो चालू हो जाएगा। ठीक है। तो अपन ने मेन तीन सेल पढ़ी। एक तो पहली सेल कौन सी पढ़ी? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जो मियोसिस करके स्पर्म बनाती है प्यूबर्टी के बाद। दूसरी कौन सी सेल पढ़ी? सर्टोली सेल, जो डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देती है ताकि वो मोटाइल स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है। बट ये दोनों सेल कहाँ हैं? इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। फिर हमने बोला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर भी स्पेस है, उस स्पेस को क्या बोला? इंटरस्टिशियल स्पेस। फिर हमने बोला वहां पे भी कुछ सेल्स हैं, उन सेल्स को क्या बोला? लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। और वो सेल्स क्या बनाती हैं? हार्मोन बनाती हैं, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। और ये टेस्टोस्टेरोन फिर कौन से प्रोसेस को चालू कराता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना है। इसके बाद अपन बुक में आ जाते हैं, थ्योरी कंटेंट पे।
देखो अब इसमें अपने को सेकंड पैराग्राफ रीड करना है। तो हमने बोला था एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल थे, 250। अब एक लोब्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल वो क्या कंटेन करेगा, 1 2 3। कैसे, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उन हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। एक ट्यूब्यूल में कितने हो सकते हैं, 1 2 3। अच्छा, इनके अंदर क्या टेक प्लेस करती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन सी सेल है, स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्म बनाती है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन आ जाए स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो आंसर क्या आएगा, इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगा, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, तो इनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन सी सेल है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। अब कह रहा है ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तीन है ना टोटल। तो जो हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किससे लाइंड होता है, अंदर क्या होता है, ऑन इट्स इनसाइड, इनसाइड टू टाइप ऑफ सेल, अंदर इसके दो तरह की सेल होती हैं। एक कौन सी सेल, मेल जर्म सेल, जिसको हम बायो की लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी कौन सी सेल, सर्टोली सेल। तो दो डिप्लॉयड सेल होती हैं अंदर, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। अब इन दोनों का काम क्या है, ठीक है। अभी पहला पहला किसके बारे में पढ़ेंगे, मेल जर्म सेल। तो कह रहे हैं जो मेल जर्म सेल होती है, स्पर्मेटोगोनिया होती है, वो किसके अंडर हो जाती है, मियोटिक डिवीजन, मियोसिस। और फाइनली क्या बना देती है, स्पर्म बना देती है। ठीक है। तो स्पर्म बनाना कौन किस सेल का काम है, स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल। दूसरी कौन सी सेल है, सर्टोली सेल, उसका क्या काम होता है, क्या प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन, किसको, जर्म सेल को, जर्म सेल को मतलब स्पर्म को, ठीक है, डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देना। अच्छा, ये दोनों तो हो गए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब आ गया द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, जो बाहर का स्पेस बच गया, इंटरस्टिशियल स्पेस। और वहां पे क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स, और कौन सी सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, या उनका दूसरा नाम क्या है, लीडिंग सेल। अब जहाँ पे ब्लड की सप्लाई होगी वहां पे ही तो हार्मोन बनेगा। तो ये लीडिंग सेल यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में हार्मोन बनाती हैं, ब्लड के पास हार्मोन बनाती हैं। तो लीडिंग सेल्स हैं वो सिंथेसाइज करती हैं और सीक्रेट करती हैं टेस्टिस का हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन, क्या नाम है उसका, एंड्रोजन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और ये किस प्रोसेस में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। आगे कह रहा है अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। अब देखो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड प्रेजेंट है, तो ब्लड के अंदर तो काफी सारी लिम्फोसाइट्स भी होती है ना, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो वो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हैं, तो वो भी इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई है और ब्लड में लिम्फोसाइट्स तो होती हैं जो इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव सेल्स हैं। ठीक है। तो ये पैराग्राफ हो गया। अब उसके बाद आता है टेस्टिस के बाद मेल सेक्स असेसरी डक्ट, की जो टेस्टिस में स्पर्म बना उसको बाहर की तरफ कौन लेके जाएंगे, असेसरी डक्ट। ठीक है। अब कौन कौन से असेसरी असेसरी डक्ट हैं अपने को वो सीक्वेंस में याद करने हैं। तो पहला कौन सा होता है, रिटेटेस्टिस। दूसरा कौन सा होता है, वासा इफ्रेंसिया। तीसरा कौन सा है, एपिडिडाइमिस। उसके बाद कौन है, वास डिफरेंस। ठीक है। तो चार ये सीक्वेंस में डक्ट्स के नाम याद रखने हैं। ठीक है। अब देखो एक डायग्राम से समझेंगे पहले। देखो, तो हमने बोला कि मान लो मैंने स्ट्रक्चर बनाया टेस्टिस का, कि यहाँ टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने लग रहा है। तो अब मैं समझाने के लिए सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इनिशियली ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ठीक है, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है पूरा। टेस्टिस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद में इनिशियली स्मॉलर डक्ट होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनेगा स्पर्म। ठीक है। यहाँ इतने एरिया में ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं यहाँ पे। तो इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जहाँ पे स्पर्म बनने लग रहा है। फिर उसके बाद इनिशियली स्मॉलर डक्ट आते हैं टेस्टिस के अंदर ही, इनको क्या बोलते हैं, रिटेटेस्टिस। ठीक है, रिटेटेस्टिस। तो सबसे पहले स्पर्म इनमें आएगा, फिर पहली बार टेस्टिस से बाहर बड़े डक्ट जाते हैं, रिटेटेस्टिस से बड़े, ठीक है, टेस्टिस से बाहर जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया। ठीक है।
तो क्वेश्चन आ जाए कौन सा डक्ट टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, रीटे टेस्टिस। कौन सा डक्ट फर्स्ट टाइम टेस्टिस को लीव करके बाहर निकलता है, वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, अब ये वासा इफ्रेंसिया मिल के एक हाईली कोइल्ड डक्ट बनाते हैं, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हाईली कोइल्ड डक्ट होती है इसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस। फिर फाइनली ये एपिडिडाइमिस एक लार्जेस्ट डक्ट बनाती है, सबसे बड़ी डक्ट बनाती है जो स्पर्म को बाहर की तरफ लेके जाती है। इसको क्या बोलते हैं, ये तो एपिडिडाइमिस था, इसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। ठीक है, तो विद इन द टेस्टिस कौन सी डक्ट है, रेटे टेस्टिस। फर्स्ट टाइम टेस्टिस से बाहर कौन निकलता है, वासा इफ्रेंसिया। फिर हाईली कोइल्ड डक्ट कौन बनाता है, एपिडिडाइमिस। उसके बाद लार्जेस्ट डक्ट कौन बनाता है, सबसे दूर तक जाने वाली, वास डिफरेंस। ठीक है, जिसमें जो एपिडिडाइमिस है ये स्पर्म को स्टोर भी करती है। एपिडिडाइमिस का क्या भी काम होता है, स्टोर करती है स्पर्म कंटेंट को। ठीक है, टेम्परेरी स्टोर करती है। और यहाँ पे स्पर्म की मैच्योरेशन भी होती है, यहाँ पे स्पर्म मोटाइल बन जाता है। स्पर्म मैच्योरेशन टेक प्लेस कहाँ पे, एपिडिडाइमिस के अंदर। कैसा होता है एपिडिडाइमिस, हाईली कोइल्ड डक्ट है। ठीक है, हाईली कोइल्ड होता है। ठीक है, अब है कि ये जो वास डिफरेंस है, ये जो वास डिफरेंस है, अब ये वास डिफरेंस किसके ऊपर से जाएगा, ऐसे। अब ये स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर से कौन सी ट्यूबराइज होती है, यूरिथ्रा। कौन सी ट्यूबराइज होती है, यूरिथ्रा। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ क्या स्टोर होता है, यूरिन। और यूरिनरी ब्लैडर से डक्ट कौन सी निकलती है, यूरिथ्रा। ठीक है, तो यूरिथ्रा में यूरिन जाएगा। अब देखो ये, अब ये जो वास डिफरेंस आ रही है, ये वास डिफरेंस एक एसेसरी ग्लैंड के डक्ट से मिलेगी। यहाँ पे एक एसेसरी ग्लैंड लगा होता है, इस एसेसरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, तो ये सेमिनल वेसिकल का डक्ट हो गया। तो अब ये वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल का डक्ट, ये दोनों कॉमनली किस में ओपन हो जाते हैं, यूरिथ्रा में। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सेमिनल वेसिकल का डक्ट हो गया। ठीक है, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। अब जब ये सेमिनल वेसिकल का डक्ट और वास डिफरेंस दोनों फ्यूज होके कॉमन डक्ट बनाएंगे, ठीक है, ये वाली कॉमन डक्ट बनाएंगे, ये वाली। तो इस कॉमन डक्ट को क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट किसमें स्पर्म कंटेंट डाल देती है, यूरिथ्रा में। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर से तो यूरिथ्रा में क्या आ रहा है, यूरिन। और इजैकुलेटरी डक्ट से क्या आने लग रहा है, स्पर्म कंटेंट। ठीक है, तो यूरिथ्रा में यूरिन भी जाता है और यूरिथ्रा में स्पर्म कंटेंट भी जाता है। ठीक है, तो इसलिए यूरिथ्रा को मेल बॉडी में क्या बोला जाता है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। यूरिन कैरी करने वाला और जेनाइटल मटेरियल स्पर्म कैरी करने वाला ट्रैक है, रास्ता है। ठीक है, ऐसे इधर से भी एक वास्ट डिफरेंस आती है, इधर से भी एक वास्ट डिफरेंस आएगी, और वो भी सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ फ्यूज होके क्या बनाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट। और वो इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन हो जाएगा, यूरिथ्रा में। ठीक है, तो दोनों टेस्टिस से स्पर्म कंटेंट किस में आ जाता है, यूरिथ्रा। ठीक है, तो अब अपने को लास्ट में पढ़ना है कि पाथवे क्या ट्रेवल करता है, स्पम जो है वो पाथवे क्या ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले स्पम बनेगा कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल है वो बनाती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ आएगा, डक्ट में। सबसे पहले कौन सी डक्ट में, रिटेटेस्टिस। रिटेटेस्टिस से कहाँ आएगा, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया से कहाँ आएगा, एपिडिडाइमिस। ठीक है, पाथवे पूछते हैं। एपिडिडाइमिस से कहाँ आएगा, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से कहाँ आएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। सेमिनल का डक्ट और वास डिफरेंस के फ्यूजन से क्या बनता है, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ आएगा, यूरिथ्रा।
और यूरिथ्रा से कहाँ चला जाएगा, फीमेल बॉडी या फिर आउटसाइड। ठीक है, तो ये पाथवे है, ये लिखना है पेंसिल से, जो स्पर्म ट्रेवल करता है। ठीक है, बुक में देखते हैं क्या लिखा है। देखो, तो कह रहा है मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में कौन कौन आया, रेटेटेस्टिस, उसके बाद वासा फ्रेंसिया, उसके बाद हाईली कोइल्ड एपिडिडाइमिस, और सबसे बड़ी डक्ट वास डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्म बना कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किस में ओपन होता है, वासा फ्रेंसिया। किसके थ्रू ओपन होता है, रेटेटेस्टिस। यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ आए, रेटेटेस्टिस, फिर कहाँ पे आए, वासा फ्रेंसिया में। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो वासाई फ्रेंसिया है वो क्या करेगी, लीव द टेस्टिस। तो टेस्टिस से बाहर पहली बार कौन सी डक्ट निकल रही है, वासाई फ्रेंसिया। किस में ओपन हो जाएगी, एपिडिडाइमिस में। हाईली कोइल्ड कौन सा होता है, एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये पोस्टीरियर सरफेस पे लगा होता है। एपिडिडाइमिस किस में ओपन हो जाएगा, वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस असेंड करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी एब्डोमेन में, और लूप ओवर किसके ऊपर से आएगी, ब्लैडर के ऊपर से, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, और आपके सेमिनल के डक्ट के साथ मिक्स हो जाएगी। तो फिर लिख रखा है इट। इट किसके बारे में लिख रखा है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस रिसीव ए डक्ट, कहाँ से एक डक्ट रिसीव करता है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से। और किस में ओपन हो जाता है फिर वास डिफरेंस, यूरिथ्रा में, क्या बन के, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो ऐसे वास डिफरेंस आ रही थी। फिर यहाँ पे ये एक डक्ट प्रेजेंट था, सेमिनल वेसिकल। तो ये सेमिनल वेसिकल का डक्ट और ये वास डिफरेंस मिलके क्या बन जाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, ये कौन है, वास डिफरेंस। ये क्या है, सेमिनल वेसिकल डक्ट, सेमिनल वेसिकल का डक्ट। ठीक है, मिलके क्या बना दिया, इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट किस में ओपन हो जाता है, जो यूरिथ्रा रहता है, ब्लैडर से आ रहा होता है। ठीक है, आगे कह रहा है अब इन सारे डक्ट्स का ओवरऑल काम क्या था। ये सारे डक्ट्स या तो स्पर्म को क्या कर रहे थे, स्टोर, जैसे एपिडिडाइमिस स्टोर करता है, और बाद में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड, किसके थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू। कॉमन डक्ट कौन है, जो यूरिन भी लाएगा और स्पर्म भी लाएगा, यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, और एक्सटेंड किस में होता है, थ्रू दी पेनिस। तो पेनिस के बीच में से जो डक्ट जारी होती है उसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। और उसके आगे की एक्सटर्नल ओपनिंग क्या बोली जाती है, यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, अब देखो यही बातें इन डायग्राम में भी बता रखी हैं। तो टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद इसमें बताया कि एब्डोमन के अंदर कौन जाता है, अंदर लूप बना के, वास डिफरेंस। ठीक है, एब्डोमन में असेंड कर रही है, ये ऊपर की तरफ जाने लग रही है ऐसे। ठीक है, और ब्लैडर के ऊपर से लूप बना के आती है। फिर ये कौन सा डक्ट है, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल के साथ वास डिफरेंस फ्यूज हो गई, तो क्या बना दिया उसने, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर यहाँ से देखो, ये यूरिथ्रा आ रहा है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट में यूरिथ्रा में ओपन हो रहा है, फिर ये यूरिथ्रल ट्यूब बाहर जा रही है, ये वाली। ठीक है, यूरिथ्रल ट्यूब। ठीक है, यूरिथ्रा है कौन से स्ट्रक्चर के अंदर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर, पेनिस के अंदर। ठीक है, तो फिर इसमें आगे बता रखा है कि आगे का जो पेनिस का रीजन होता है वो थोड़ा सा एनलार्ज होता है, बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड पेनिस। और उसकी ऊपर की जो स्किन कवरिंग होती है, ल्यूज स्किन कवरिंग, उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन। ठीक है, अच्छा, अब एक बार ग्लैंड और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला तो ये वाला कौन सा ग्लैंड लगा होता है, सेमिनल वेसिकल। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये पेयर्ड होता है, दो होते हैं ये, पेयर्ड। उसके बाद दूसरा एक और कौन सा लगा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी अपनी सीक्रेशन ऐड करता है स्पर्म के साथ। ठीक है, ये वाला दिखा रखा, सिंगल है, एक ही स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है, प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट के नीचे ही, प्रोस्टेट के नीचे दो छोटे दिखा रखे हैं स्ट्रक्चर, वो कौन सा ग्लैंड होता है, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये भी कैसा होता है, पेयर्ड। ठीक है, दो होते हैं। सेमिनल वेसिकल भी कैसा होता है, पेयर्ड, ये भी दो होते हैं। बट प्रोस्टेट कैसा होता है, सिंगल। ठीक है, वन, एक ही होता है। तीन एसेसरी ग्लैंड है जो बाहर जाते स्पर्म के साथ अपनी सिक्रेशन मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जिसमें सेमिनल वेसिकल और बुल्बोयूरिथ्रल, ये तो पेयर्ड है, दो होते हैं, और प्रोस्टेट सिंगल होता है। ठीक है, और बुल्बोयूरिथ्रल का एक और भी नाम होता है, इसको क्या भी बोल देते हैं, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये तीन सीक्वेंस में अपनी सिक्रेशन स्पर्म के साथ ऐड करते हैं। पहले कौन ऐड करेगा, सेमिनल वेसिकल, ये वाला।
फिर और कौन ऐड करेगा, प्रोस्टेट, उसके बाद कौन ऐड करेगा, बुल्बोयूरिथ्रल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी वही दिखा रखा है, तो इसमें डक्ट्स के बारे में बता रखा है। तो स्पर्म बनेगा कहाँ पे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। टेस्टिकुलर, अब टेस्टिस के अंदर ही कौन सी डक्ट होती है, रिटेटेस्टिस। फिर पहली बार कौन बाहर निकलती है, वासा इफ्रेंसिया। फिर हाईली कोइल्ड कौन सी डक्ट होती है, एपिडिडाइमिस। फिर ये ऊपर की तरफ एब्डोमेन में कौन सी जाती है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किससे फ्यूज होती है, सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ, क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड अपनी सिक्रेशन ऐड करेगा, फिर प्रोस्टेट ऐड करेगा, फिर बल्बोयूरिथ्रल ऐड करेगा, तीनों ऐड करते हैं। और पेनिस के बीच में से जो डक्ट बाहर जा रही होती है उसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। ठीक है, और पेनिस की ऊपर की स्किन कवरिंग फोर स्किन, और आगे का एनलार्ज रीजन ग्लैंड पेनिस। ठीक है, हम देखो अगले, ये वही डायग्राम है टेस्टिस का। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अंदर इनसाइड कौन सी मेन सेल होती है, स्पर्मेटोगोनिया, जो मियोसिस करके क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाती है, स्पर्म। कौन से प्रोसेस से, मियोसिस। इसको हम मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी अंदर कौन सी मेल मेन सेल होती है, इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सर्टोली सेल। ये स्पर्म को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो, अब बाहर बाहर जहाँ ब्लड सप्लाई होती है वो कौन सा स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। वहां पे कौन सी सेल होती है, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। और ये कौन सा हार्मोन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये स्पर्मेटोगोनिया क्या बना देती है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ ये बनाते हैं। आगे, आगे देखो, आप बता रहा है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया स्ट्रक्चर कौन सा है, पेनिस। पेनिस को हम क्या बोलते हैं, मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। ठीक है, अच्छा किसका बना होता है, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। अब पेनिस के अंदर एक स्पेशल टिश्यू है जिसका क्या नाम होता है, ये आपको लिखना है, इसको क्या बोलते हैं, कोरपोरा कैवर्नोसा। ठीक है, एक स्पेशल टिश्यू है कोरपोरा कैवर्नोसा। ये किस में हेल्प करता है, दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, या एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस। पेनिस का साइज इंक्रीज करने में कौन सा टिश्यू रोल प्ले करता है, कोरपोरा कैवर्नोसा। अच्छा, ये इरेक्शन क्यों नेसेसरी है, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है, मेल इंडिविजुअल इंसेमिनेट कर पाए फीमेल बॉडी में, मेल गैमेट को ट्रांसफर कर पाए, उसके लिए इरेक्शन ऑफ पेनिस इसेंशियल है। और उस इरेक्शन के लिए कौन सा स्पेशल टिश्यू पेनिस के अंदर होता है, कोरपोरा कैवर्नोसा। ठीक है, फिर आता है कि जो आगे का एनलार्ज एंड होता है पेनिस का वो क्या बोला जाता है, ग्लैंड पेनिस। और वो ल्यूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन। ठीक है, उसके बाद आता है मेल असेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो तीन बताए थे। पहला तो पेयर्ड कौन सा होता है, सेमिनल वेसिकल, पेयर्ड है, ध्यान रखना है। उसके बाद ए प्रोस्टेट, सिंगल कौन सा होता है, प्रोस्टेट। और फिर से पेयर्ड ग्लैंड कौन सा होता है, बल्बोयूरिथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, तो तीन असेसरी ग्लैंड है। असेसरी ग्लैंड जो बाहर जाते स्पर्म के साथ अपनी सीक्रेशन ऐड करते हैं। तो पहला तो हमने कौन सा पढ़ा, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, प्रोस्ट्रेट। तीसरा कौन सा होता है, बल्बोयूरिथ्रल। ठीक है, अच्छा इनमें से कौन से पेयर्ड है, कौन सा सिंगल है, तो सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होते हैं, बल्बोयूरिथ्रल पेयर्ड होते हैं, प्रोस्ट्रेट सिंगल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब इन तीनों की सीक्रेशन, ये तीनों जो अपनी सीक्रेशन बाहर भेजते हैं उसको मिला के क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। इन तीनों की सीक्रेशन मिला के क्या बोली जाती है, सेमिनल प्लाज्मा। देखो आगे लिख रखा है कि सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट, तीनों की सीक्रेशन मिला के क्या बोली जाती है, सेमिनल प्लाज्मा। और ये सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच होता है, क्या क्या चीजें इसमें ज्यादा होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तीन ही वर्ड याद रखने हैं, सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है,
फिर एक लाइन लिख रखी है लास्ट वाले बल्बोयूरिथ्रल के बारे में कि द सीक्रेशन ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, अब देखो ये जो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड है ये क्या सीक्रेट करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है। ये क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है। ठीक है, अब देखो हमने बोला था ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ब्लैडर से हमने बोला था कौन सी डक्टराइज होती है जो पेनिस के अंदर होती है, यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा के अंदर से तो यूरिन भी जाएगा, और यूरिथ्रा के अंदर से स्पर्म को भी जाना है। तो जब इससे यूरिथ्रा से यूरिन जाएगा तो यूरिन की पीएच कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, 6 होता है पीएच यूरिन का। तो ये पूरा यूरिथ्रल ट्यूब जो है, ये पूरा जो यूरिथ्रा वाली ट्यूब है ये एसिडिक नेचर की हो जाती है यूरिन के जाने से, है ना। और जबकि स्पर्म को मोटाइल बने रहने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एल्कलाइन नेचर चाहिए होता है, बेसिक नेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो अब ऐसा ट्रैक जिसमें से यूरिन जा रहा है जो एसिडिक हो गया है, उसमें से अगर स्पर्म जाएगा तो स्पर्म की तो डेथ हो जाएगी, है ना। तो क्या रहता है कि यूरिथ्रा के ओपनिंग के पास में कौन सा ग्लैंड लगा रहता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड यूरिथ्रा में क्या रिलीज करता रहता है, म्यूकस रिलीज करता रहता है। और वो म्यूकस इसकी पूरी दीवार पे चिपक जाता है, यूरिथ्रा की दीवार पे पूरा म्यूकस चिपक जाता है, उसी को बोलते हैं लुब्रिकेशन। ठीक है, तो अब ये जो म्यूकस है बुल्बोयूरिथ्रल वाला, ये यूरिन की जो एसिडिटी थी, यूरिन की वजह से जो यूरिथ्रा में एसिडिटी हो गई थी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का और कोई काम नहीं होता, ये स्पर्म को मोटाइल बनाने में रोल प्ले नहीं करता, ये बस यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है बल्बोयूरिथ्रल का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिख देता हूँ। बुल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट म्यूकस which help in which help in neutralizing which help in neutralizing the acidity of urethra। तो यूरिथ्रा में जो एसिडिटी है, एसिडिक नेचर है, उसको न्यूट्रलाइज करने में कौन हेल्प करता है, बल्बो यूरिथ्रल, ताकि वहां से इजीली स्पर्म पास ऑन हो पाए। ठीक है, क्योंकि स्पर्म को कैसा नेचर सुटेबल होता है, एल्कलाइन। ठीक है, तो ये रिलीज करता है।